अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम ई वर्ल्ड स्फीयर को डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली एक्सआर डी या एक्सरे डिफ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे थे और हमने आगाज़ से यहाँ से किया था कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होते हैं और उसे हम कैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन फॉर द एज अ करेक्टराइजेशन टूल यूज़ करते हैं। तो हमने ब्रैग लॉ डिस्कस किया था कि हमने कहा था ब्रैग लॉ वो लॉ है जिसकी बेस पे एक्स आर डी का जो पूरा फिनोमेना है ये सारा इसके ऊपर बेस्ड करता है। अब ब्रैग लॉ डिस्कस करने के बाद हमने ब्रैग लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव भी किया था इससे पिछले लेक्चर में, और हमने ये कहा था कि जब एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा हो, जब ब्रैग लॉ कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये वाली ब्रैग लॉ जब सेटिस्फाई हो तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में डिफ्रैक्शन स्पॉट्स मिलते हैं। अब ये जो डिफ्रैक्शन स्पॉट्स मिलते हैं ये बेसिकली किसी भी क्रिस्टल के प्लेन्स को या फैमिली ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमने ये कहा था कि जो ब्रैग लॉ है ये हमेशा किसी पोली क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए ही हम एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज़ करते हैं, या सेमी क्रिस्टलाइन का भी एक्सरे, जो अमार्फस मटेरियल है उसका हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन नहीं आता क्योंकि वो हमारे पास क्रिस्टलाइन मटेरियल नहीं होता, जिसके नतीजे में हमें कोई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं मिलती या ये ब्रैग लॉ उन मटेरियल्स के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होता। ये वाली बात हमने डिस्कस की थी। अब जो हमें पिक्चर मिलती है ब्रैग लॉ जब सेटिस्फाई होता है, जो डिफ्रैक्शन स्पॉट मिलता है उसको एक और भी कॉन्सेप्ट से रिलेट किया जाता है और वो है ईवाल्ड स्फीयर। ईवाल्ड बेसिकली ये केमिस्ट था ये जिसने इस मटेरियल के ऊपर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया, और उसने कहा ईवाल्ड स्फीयर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ब्रैग लॉ की। यानी ईवाल्ड स्फीयर भी हमें ये बताता है कि आपके पास जो डिफ्रैक्शन स्पॉट, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आते हैं वो किस तरह की लॉज को ओबे करके, किस तरह के लॉज को ओबे करके आते हैं। अब हम यहाँ पे ना आपके सामने ईवाल्ड स्फीयर ये पड़ा हुआ है, ये बेसिकली एक स्फेरिकल ज्योमेट्री है, और ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये हमने कहा था कि ये रेसिप्रोकल लैटिस है। रेसिप्रोकल लैटिस पे भी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये रेसिप्रोकल लैटिस है, पूरे ये जितने स्पॉट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका ओरिजिन है, रेसिप्रोकल लैटिस का ओरिजिन है। ये एक स्फेरिकल शेप है, स्फीयर है, जिसे हमने ईवाल्ड स्फीयर कहा है। ये जो सेंटर है, इस सेंटर में आपके पास वो मटेरियल होता है, वो सैंपल होता है, क्रिस्टलाइन सैंपल, जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा है कि इस सेंटर के ऊपर आपके पास वो सैंपल पड़ा है। इस सेंटर से इसकी सरफेस यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द स्फीयर, इस लेंथ को जो रेडियस है इसे हमने कहा ये 1/λ के इक्वल होता है। ईवाल्ड स्फीयर का जो रेडियस है ये 1/λ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे जब एक्सरे बीम आता है, यहाँ क्रिस्टलाइन मटेरियल जो पड़ा है उससे डिफ्रैक्शन होती है, और वो डिफ्रैक्ट होने के बाद वो एक्सरे बीम यहाँ पे आके आपके पास आ जाता है। अब जो इस एक्सरे बीम का ओरिजिनल पाथ था, जैसे हमने ब्रैग लॉ को डिराइव करते हुए भी ये बात अंडरस्टैंड की थी कि ये वाला इसका ओरिजिनल पाथ था और ये डिफ्रैक्टेड वे है, डिफ्रैक्टेड लाइन है इस एक्सरे बीम की। ये जो एंगल है इस इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड बीम के दरमियान, ये यहाँ भी 2 थीटा है, और ये वहाँ भी ब्रैग लॉ में भी हमने कहा था कि ये जो एंगल है इसे हम 2 थीटा ही लेते हैं। ये उस पाथ के, इंसिडेंट पाथ और डिफ्रैक्टेड पाथ के दरमियान एंगल है। अब जो ईवाल्ड था उसने कहा कि अगर आप इस शेप को देखें, तो ये कहता है कि ये डिफ्रैक्टेड स्पॉट आके यहाँ पे आपको इस डिफ्रैक्टेड रे आके यहाँ पे स्ट्राइक हुई, और ये वो स्पॉट था इस लैटिस का, जो रेसिप्रोकल लैटिस है, ये इसका एक वो पॉइंट था। तो कहता है कि अब ईवाल्ड कहता ये है कि यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स वो मिलेंगे जो इसके सर्कमफेरेंस ऑफ द स्फीयर के ऊपर नहीं हैं, और कुछ पॉइंट वो हैं जो कि इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर हैं। तो वो कहता है कि जो पॉइंट इस सर्कमफेरेंस के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, आप ये समझ लें कि ये सारे के सारे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करके आए हैं। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाला, तो ये तो चूंकि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो आप इसे ये अंडरस्टैंड करें कि ये वाला पॉइंट तो आपको एक सर्कल बेसिकली नज़र आ रहा है, लेकिन ऐन मुमकिन है ये वाला पॉइंट भी इसकी सरफेस के ऊपर हो। ये चूंकि स्फीयर है
तो इसका इसका सर्कल कुछ और मान रहा हो, इसका सर्कल, ये सारे पॉइंट्स इसके ऑन द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर आ रहे हैं। अच्छा, अब ये मैं यहाँ पे ये बात अगर कम्युनिकेट करने में सक्सेसफुल हो चुका हूँ कि अगर ये स्पॉट्स लैटिस पॉइंट इसके जो स्फीयर है इसकी सरफेस के ऊपर आएंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस हो चुकी है। तो उसके बाद अब इसके डेरिवेशन को भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी को बाकायदा यहाँ से ऊपर से पढ़ भी लेते हैं। इसने कहा है कि क्या कहता है ये, कि आपके पास जो ईवर्ल्ड स्फीयर है ये एक इमेजिनरी स्फीयर है और इसका रेडियस जो है ये लैम्डा 1/λ के इक्वल होता है। तो अब ये भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम इस लैम्डा को चेंज करें, इस इंसिडेंट लैम्डा को चेंज करें, तो आपके पास जो साइज ऑफ द स्फीयर है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। अगर आप इस लैम्डा को बहुत स्मॉल कर दें तो साइज ऑफ द स्फीयर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1/λ की इक्वल हमने कहा है कि 1/λ की इक्वल चूंकि आपकी है उसका रेडियस है, तो यहाँ पर जब लैम्डा जितना स्मॉल करते जाएंगे ये उतना ही स्फीयर बढ़ता जाएगा। स्फीयर जितना बड़ा होता जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लैटिस पॉइंट को कवर करता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के चांसेस होंगे। अब हम ये देखेंगे कि इसको हम ब्रैग लॉ से कैसे रिलेट करते हैं। तो ये कहता है कि आप लेट्स सपोज ये करें कि एक इंसिडेंट बीम आता है और वो उस लाइन से पास करता है थ्रू क्रिस्टल एट स्फीयर सेंटर, जो आपके स्फीयर के सेंटर में क्रिस्टल पड़ी है उसमें से पास करता है, और वो टारगेट करता है उस ओरिजिन को जो कि रेसिप्रोकल लैटिस पे मौजूद है, और उस लाइन को इसने CO कहा है। हम आगे देखते भी हैं। द डिफ्रैक्शन बीम इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन connect the sphere center and lattice point of the reciprocal lattice CB। अब ये कहता है कि जो एंगल है इनके दरमियान 2 थीटा है। ये बेसिकली क्या ये रहा है कि अगर मैं इसे मिटा दूं इन लाइंस को तो फिर हम देखते हैं। ये क्या ये रहा है कि लेट्स सपोज आपके पास ये स्फीयर है, आपके पास ये वाली शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट बीम आता है, यहाँ पर क्रिस्टल पड़ी है, ये ओरिजिन है और यहाँ पे ये डिफ्रैक्ट हो गया आता है। तो अब उसके बाद ये वाली शेप, इसको ये कंसिडर करता है कि ये वाला जो एंगल है इनके दरमियान ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा एंगल है। अब ये वाली CO लाइन है और ये वाली CB, यानी CO और CB के दरमियान जो एंगल है वो 2 थीटा बन रहा है। फिर वो कहता है द ब्रैग कंडीशन आर सेटिस्फाइज व्हेन द लैटिस पॉइंट touches the evolved sphere. When the lattice point touches the evolved sphere, it can be proved from these geometrical relationship evolved sphere is equivalent to the Bragg law। अब ये कहता है OC जो है, हमने कहा था कि OC लाइन जो है ये रेडियस ऑफ द स्फीयर की इक्वल है, ये 1/λ ही होता है। OA बेसिकली वो लाइन है जो यहाँ पे अगर हम देख सकें कि ये हाफ ऑफ द D21 OA, ये वाली, ये पॉइंट O है और ये A है। यहाँ से हमने अगर परपेंडिकुलर गिराएं तो ये OB के हाफ आ जाती है। OB के हाफ का मतलब है ये D230 के D स्टैरिक 230 के हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप आके देखें तो आपके पास ये देखें, ये आपके पास OA है, OA इज इक्वल टू D230 डिवाइडेड बाई 2। अब साइन थीटा हमारे पास, उस ट्राइंगल को कंसिडर करें तो साइन थीटा हमें पता होता है कि ये आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर आपके पास O है, हाइपोटेन्यूज OC है। आपने ये वैल्यूज पुट की OA और OC की, तो आपके पास जो है आपके पास D230 और ये। अब ये कहता है कि ये वाली बात आप रिकॉल करें कि ये जो रेसिप्रोकल लैटिस की डी स्पेसिंग है ये इन्वर्स है डायरेक्ट लैटिस की, ये हमने इससे पहले पढ़ा था। तो ये वाली वैल्यू अगर डायरेक्ट लैटिस की वैल्यू आप पुट करें इस किसकी जगह D230, तो ये 1/D230 इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं D230 से। तो इसके नतीजे में आपके पास ये वही लैम्डा इज इक्वल टू डायरेक्ट लैटिस की डी स्पेसिंग ओवर साइन 30। ये 230 नहीं है, 230 इसे पढ़ते हैं कि ये डी स्पेसिंग है। तो ये हम दोबारा अगर हम इसे देखें तो रिकॉल करें तो ये वही ब्रैग लॉ आ रहा है कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। तो इसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि ईवर्ल्ड स्फीयर
के सरफेस के